हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल पे स्वागत है। हमने लास्ट टाइम अपने सीरीज में इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज में हमने टाइप्स एंड द मैंडेट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड प्लस द कोस्टल सिक्योरिटी, एंड इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में चल रहे हैं तो हम यहां पर कंबाइन करके उसको पढ़ेंगे। ओके, अगर हम गेम को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि एक बॉर्डर क्या होता है। ठीक है, किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, भारत प्यारा। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड बॉर्डर? बॉर्डर इज एन एरिया और आर्टिफिशियल लाइन दैट सेपरेट द ज्योग्राफिकल एरियाज एंड दे आर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सेपरेट कंट्रीज, स्टेट, प्रोविंसेस, सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री को, स्टेट्स को, प्रोविंसेस को, सिटीज को, इन सबको ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ अ रीजन कैन ओनली क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉज विद इन इट्स बॉर्डर। भाई फॉर एग्जांपल भारत सरकार है, भारत सरकार अब अंदर जो है हमारे ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है, बॉर्डर्स, इसके लिए तो लॉ लेकर आ सकती है, तो ना कि बाहरों लेके आएगी। सो दैट इज कॉल्ड अ बॉर्डर। नाउ अगर अब बॉर्डर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सभी बॉर्डर्स में आती है दैट इज वी हैव अ पोरस बॉर्डर्स। ठीक है, एंड इस पोरस बॉर्डर्स के कारण, प्रॉपर फेंसिंग ना होने के कारण हम देखते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हमारे पास बॉर्डर एरियाज पर आते हैं। ठीक है, अब इंडिया अगर हम कहें तो इंडिया की बाउंड्रीज हमारे अब कौन कौन सी कंट्री से पहले तो कनेक्ट होती हैं, लेट अस सी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो बांग्लादेश के साथ होती है, उसके बाद कहूं तो चाइना के साथ, उसके बाद कहूं तो पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ये सारे रीजन्स हैं। अगर आप देखेंगे तो हर रीजन की अपने आप में एक अलग अलग इश्यूज हैं एंड हर बॉर्डर को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी कंट्री जो है वो डील कर रही है। हमने लास्ट सेशन में देखा कि चाइना का बॉर्डर ले लो तो आईटीबीपी है, बांग्लादेश का बॉर्डर ले लो बीएसएफ है, पाकिस्तान ले लो तो बीएसएफ है, नेपाल बॉर्डर एसएसबी है। ठीक है, म्यांमार हमने पढ़ लिया। ठीक है, भूटान बॉर्डर हमने देख लिया कि आपके पास क्या है, यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो कौन कौन से बॉर्डर्स हैं एंड किस बॉर्डर के साथ क्या क्या हमारे इश्यूज हैं एंड उन इश्यूज को किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल डाउन कर रही है। ऑलमोस्ट इंडिया का 15,000 किलोमीटर बॉर्डर है जो इन 7 कंट्री के साथ कनेक्ट होता है, जो हमने अभी पढ़ा। एंड जो कोस्ट लाइन है हमारी वो ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर की है। ठीक है, thus it becomes important that we develop capabilities to protect our border areas in varied terrain। सबसे तगड़ी बात क्या है भारत की बॉर्डर की कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी है। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान वाला पार्ट जो पाकिस्तान का चल रहा है तो डेजर्ट्स हैं, फर्टाइल लैंड्स भी हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल वाला रीजन आप ले लीजिए, स्वयंपी मार्शेस भी हैं अगर आप गुजरात वाला रीजन ले लेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल भी है अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। तो हर जगह पर एक डिफरेंट डिफरेंट तरह का ज्योग्राफिकल टेरेन है, इसलिए हर एरिया को अलग अलग तरीके से ही आप टैकल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख, मैंने अब लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? स्मगलिंग की आ रही है बॉर्डर से, ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, कैटल की स्मगलिंग की आ रही है। हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे जहां पर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से हम देखते हैं कि कैटल्स को लेके जाया जाता है, उसके बाद वहां से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमंस की स्मगलिंग हो रही है, आर्टिफैक्ट्स की हो रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेपाल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम आती है। तो हम देखते हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग इश्यूज हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे यहीं पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंपेरेटिव टू द नेशनल सिक्योरिटी? भाई नेशनल जो इंडिया का बॉर्डर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पैट्रोनेज ऑफ टेररिज्म, इन सब से हो सकता है यहां पर घिरा हुआ है। तो अगर बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं हुआ बॉर्डर एरियाज का, तो क्वाइट ऑब्वियस है नेशनल सिक्योरिटी अपने आप में ही एक थ्रेट में होगी। उसके बाद जो भी हमारे नेबर कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना LAC के अराउंड लगातार अपने गांवों को यहां पर क्या कर रहे हैं, डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है, मॉडल विलेजेस का नाम दे रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स को फैला रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा कर रहा है, रेलवे लाइंस अच्छी कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा है। तो उसको टैकल डाउन करने के लिए हम देखते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंडिया ने भी चलाया। ठीक है,
अब डेवलपमेंट नीड्स वेलबींग ऑफ द पीपल, जब वहां पर लोग रह रहे हैं ये उसी स्कीम के अंदर आएगा। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, हेल्थ अच्छी नहीं हुई, तो क्वाइट ऑब्वियस है अपने आप में ही बॉर्डर्स क्या होंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर फैसिलिटेशन ऑफ लेजिटिमेट ट्रेड एंड ट्रेवल, भाई ढंग से अगर वहां पे लेजिटिमेट ट्रेड और ट्रेवल होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पे स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन, इन सबको यहाँ पे रोका जा सकता है, और अगर नहीं हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास बॉर्डर्स पे, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं कहूं तो पोरस बॉर्डर सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आपको यहां पर प्रॉपर फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर ले लो, आप बांग्लादेश का बॉर्डर ले लो। अब दोनों रीजन में आप क्या देखेंगे, डेजर्ट्स है गुजरात वाले पार्ट में, मार्शेस हैं, प्लेन्स और माउंटेन्स आप जम्मू कश्मीर का रीजन ले लीजिए। तो पोरस बॉर्डर होने के कारण यहां पर स्मगलिंग बहुत इजीली होती है, ट्रैफिकिंग ह्यूमंस की बहुत आराम से है, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है, आर्म्स एंड इन्फिल्ट्रेशन बहुत है। तो हम देखते हैं कि ये चीजें बहुत ज्यादा है। क्लियर एंड कंटेस्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ऑलरेडी हमारा LOC कंटेस्टेड रहता है। ठीक है, लगातार पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ स्टार्टिंग से हमारे इश्यूज चल रहे हैं। म्यांमार रीजन में क्या इशू है, अब म्यांमार नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप रिसेंटली मणिपुर का इशू देखेंगे कि मणिपुर में मेतीज और कुकीज और नागास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, तो यहां पर मेतीज कह रहे हैं कि भाई यहां पर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो कुकीज है इलीगल माइग्रेशन हो रही है, एंड हम चाहते हैं कि NRC बने। अब वहां से वो लोग क्या करते हैं, यहां पर आके क्या करते हैं, यहाँ पर जंगल्स के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, इनक्लेव्स का इशू है, ताकि जंगल्स में छुपते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। इनएफिशिएंसी इन बॉर्डर मैनेजमेंट नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे बॉर्डर पे कौन कौन होगा, या तो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, या आर्मी होगी, या स्टेट पुलिस होगी, या इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी। अब इन सब में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। मान लो कि चारों के चारों जो हैं वो एक ही बंदे से काम करवा रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अपने आप में हो गया। लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा है कि बंकर्स बनवाइए वहां पे, फ्लड लाइट्स लगवाइए वहां पे, टावर्स लगाइए वहां पे। ठीक है, तो पुअर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स एफिशिएंसी की है, वहां पर इंटेलिजेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जिसके कारण अभी रिसेंटली अब ये वाइब्रेंट विलेज के लिए आया है कि वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सो डेट वहां पे पुअर इंटेलिजेंस ना हो। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नागालिम का इशू आया अपने आप में बहुत वहां पे। ठीक है, लगातार सेसेशनिस्ट पॉलिसीज चलती रहती हैं, वन ऑफ द रीजन है वहां पर एक इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, बड़ी ओवर पॉपुलेशन इन द बॉर्डर एरिया। अब ढंग से अगर वो डेंसली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं, अगर वो ढंग से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई तो क्वाइट ऑब्वियस है अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है ये तो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप रिसेंटली भी न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे हैं तो म्यांमार वो मणिपुर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, डिसऑर्डर फैला हुआ है। अब हर बॉर्डर के साथ क्या क्या इश्यूज हैं, लेट अस डिस्कस। अब पाकिस्तान का बॉर्डर आप देखेंगे तो गुजरात वाले रीजन में आप देखेंगे कि एक स्मॉल इनलेट ऑफ वाटर है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सर क्रीक। सर क्रीक का इशू रहता है गुजरात वाले पार्ट में, अगर हम देखें दिस वन। उसके बाद कश्मीर का इशू रहता है, ऊपर वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं हमारे पास, दैट इज इंडस वाटर। इंडस कहां से निकल रही है, लेह डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती है। अब इनके कारण, पोरस बॉर्डर के कारण वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गोल्डन क्रिसेंट जो कि ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन, गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है ये। ठीक है, वहां पर हम देख रहे हैं कि डाइवर्स टेरेन है वहां पे, डेजर्ट, मार्सेस, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल कर देते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि ड्रग स्मगलिंग है वहां पे, बहुत फेक करेंसी, आर्म ट्रैफिकिंग, ये वहां पर इश्यूज हैं जो कि डील करने पड़ रहे हैं लगातार। ऑल्दो जब से कश्मीर में 370D ऑपरेशनलाइज हुआ है तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पे टेररिस्ट अटैक्स थोड़े से कम हुए हैं, एंड जब से हमने सर्जिकल अटैक्स वहां पे लगातार करी हैं, क्वाइट ऑब्वियस है उसके बाद से पाकिस्तान साइड से हम देखते हैं अटैक्स कम हो रहे हैं। चाइना, अब वो चाइना के साथ प्रॉब्लम आपको पता है, बाउंड्री का एक तो इशू रहता ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में आपके पास आ गया, ठीक है, कई बार वो स्टेपल वीजा दे चुके हैं। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में अभी गलवान वाली घाटी में उन्होंने कोशिश की थी, बट कोशिश नाकाम रही, इंडियन आर्मी सामने खड़ी थी उनके। ठीक है, डोकलम वाले इशू में उन्होंने भूटान जो कि बहुत पीसफुल रहता है वहां पर इशू करने की कोशिश करी, बिकॉज वो ट्राई जंक्शन था, एंड उस डोकलम प्लेट्यू के कारण से वो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये चिकन स्नेक जो है, चिकन कॉरिडोर,
यहाँ पर इसको तोड़ के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते हैं। क्वाइट ऑब्वियस है, बट उनकी सारी जितनी भी कोशिशें नाकाम रही हमारे आर्म फोर्सेस के आगे। एंड धीरे धीरे वो अपने मॉडल विलेजेस के कारण अपने बॉर्डर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं उनका भी जवाब लगातार भारत यहाँ पे दे रहा है। नाउ चाइना के वहां से इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंग का एक इशू बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फोर्सेस अलोंग द बॉर्डर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास में किया था, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एज अपोज टू द सिंगल पीएलए। चाइनीज साइड से खाली एक ही है पीएलए, बट हमारी साइड से आईटीबीपी भी लगी हुई है, एसएफएफ भी लगी हुई है, असम राइफल्स भी लगी हुई है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं कि चाइना यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लगातार, एंड पानी को रोकने की कोशिश करता है। ओके, अब है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। अब इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर अगर मैं आपको कहूं तो इलीगल माइग्रेशन, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसके कारण अभी CAA यहां पर इशू आया था, ठीक है, जिसके कारण बहुत बवाल मचा था। तो इलीगल माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है। रोहिंग्यास सबसे बड़ा इशू आता है, रोहिंग्या मुस्लिम्स का, ठीक है। यहां पर बहुत बड़ा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल भी चुका है, हम अपनी जजमेंट की सीरीज में भी पढ़ चुके हैं कि भाई इलीगल माइग्रेंट है तो क्वाइट ऑब्वियस आप यहां पर आर्टिकल 21 देने की कोशिश नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, लगातार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, सो दैट आप यहां पर आराम से फोकस कर सके एंड इलीगल माइग्रेशन को रोक सके। इनक्लेव का इशू ऑल्दो 100 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडिया सॉल्व कर चुकी है, बट स्टिल नारकोटिक्स की प्रॉब्लम, बॉर्डर की प्रॉब्लम, रोहिंग्या मुस्लिम की प्रॉब्लम, केटल्स और आर्म स्मगलिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको ये बताई थी। केटल और आर्म स्मगलिंग, लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, वहां पर ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, केटल्स के लिए कभी होते हैं, ठीक है, एंड हम देखते हैं उसके बाद वहां से स्मगलिंग कर दी जाती है टू द बांग्लादेश, एंड उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगाती है बांग्लादेश। तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे ये कैटल, आर्म स्मगलिंग, ये बांग्लादेश के बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड इसके अलावा 2 रिवर्स भी हैं, आप सबको पता होगा, यहाँ पर रिवर्स के पीछे तीस्ता रिवर होगी, ठीक है, और फेनी रिवर होगी, इन दोनों के लिए इशू है। करेंसी नोट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं रिवर प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद पोरस बॉर्डर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर बॉर्डर पे पोरस बॉर्डर की है। पोरस बॉर्डर के कारण हर जगह पे इश्यूज चल रहे हैं। नेपाल बॉर्डर को अगर मैं मोटा मोटा कहूं, ऑल्दो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, अगर अभी रिसेंटली विजिट भी हुई थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रग की है, एंड नंबर 2 यहाँ पर काउंटरफिट करेंसी की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंटरफिट करेंसी की है। इसके अलावा हमारा इनका एक इशू काला पानी के लिए चल रहा है। देयर इज अ प्लेस दिस कॉल्ड काला पानी एंड द सुस्ता, ठीक है, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है। एंड थोड़ा बहुत पहले रीजन था बिहार वाला, वो भी नहीं है इतना, नेक्सल वाला। एंड इसके अलावा पोरस बॉर्डर, बिकॉज आप सबको पता होगा कि नेपाल से जो आते हैं इंसान, उनके लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई भी नेपाली पाकिस्तान होके आ रहा है, ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर उसको वीजा की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एंड ओपन बॉर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ओपन बॉर्डर ना हो तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। उसके बाद नेपाल आपको पता है हरदम बफर जोन रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिशर टाइम्स भी, तो इसलिए आईएसआई और सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, नेपाल को एक ट्रांजिट रूट कोशिश करती है कि भाई इसके थ्रू हम यहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड चीप लेबर है, इसलिए आपको पता है कि बांग्लादेश और नेपाल को यूएस से भी यूज करता है अपनी प्रोडक्शन के लिए, जीन्स वगैरह के लिए, ऑल्दो उनका इन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बट पाकिस्तान इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रांजिट रूट की तरह यूज करने की कोशिश करती है, सो डेट यहां पर इंस्टेबिलिटी फैलाई जा सके, ठीक है। म्यांमार का बॉर्डर, म्यांमार में ऑल्दो एक सर्जिकल अटैक भी कर चुकी है भारत, ठीक है, आप सबको पता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम म्यांमार के साथ अगर मैं इशू वाले में बोलूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी एट प्रेजेंट भी अगर मैं आप कहूं तो कुकीज की चल रही है। जैसे अगर आप करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे तो अभी कुकीज वाली प्रॉब्लम चल रही है, जो कि ये कहा जा रहा है मेथीज के थ्रू कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन हो रही है, एंड जिसके कारण यहाँ पर अभी मणिपुर में लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसऑर्डर हो रखा है, पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रखा है। उसके बाद यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है आप सबने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आई होप आप सबको याद होगा, म्यांमार, लाओस, वियतनाम वाला रीजन, और एक होता है गोल्डन क्रिसेंट जिसमें पाकिस्तान है। फिजिकल बैरियर नहीं है, ठीक है, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहां पर आके क्या करते हैं, जंगल्स के बीच में छुपने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिकॉज फेंसिंग का इशू है।
भूटान और तो हमारे पास कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पीसफुल है, बट कई बार आप कह सकते हैं कि स्टिल सेम लाइक ओपन बॉर्डर के कारण वही, ठीक है, कुछ ग्रुप है यहाँ पे जो यहाँ पे भूटान में कोशिश करते हैं एक सेंचुरी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, स्मगलिंग, ठीक है, वहां से लिकर हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, बट एज सच कोई बहुत मेजर अगर मैं आपको टेररिस्ट वाला कहूं, अगर कोई एंगल कहूं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इन केस ऑफ द भूटान वन। ओके, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? अगर आप देखेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स मैं कहूं तो रिसेंटली अभी कल परसों में ही इंडिया नेपाल का बहुत अच्छा एक दोबारा से मीटिंग हुई है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। उसके बाद इनकी आर्मीज के साथ कॉपरेशन चलती है हमारी, सो दैट बॉर्डर को मैनेजमेंट किया जा सके। भूटान का तो ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उसके बाद हमने देखा कि डोकलाम वाले इशू में किस तरीके से हमने अपना एक नया पोस्ट क्रिएट किया, दैट इज इन द सिक्किम पार्ट में हमने एक अपना पोस्ट क्रिएट किया, डोकलाम वाला इशू बहुत आराम से सॉर्ट आउट किया हमने, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे भारत सरकार इसको सॉर्ट आउट भी कर रही है। अब बॉर्डर्स को किस तरीके से सिक्योर रखा जाए, एज सच फॉरेस्ट बॉर्डर को हटाया जाए, फ्लड लाइट्स क्वाइट ऑब्वियस है, फेंसिंग की जाए, प्रॉपर चेक पोस्ट बनाए जाए, ठीक है, चेक पोस्ट सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, थर्मल इमेजिंग जिसके लिए एनटीआरओ हेल्प भी कर रही है, इवन इसरो हेल्प कर रही है यहाँ पर अभी थर्मल इमेजिंग के लिए, रडार्स के लिए, सेंसर्स के लिए, ठीक है, टावर बिल्डिंग हो सो दैट प्रॉपर आई कीपिंग हो सके हमारे एनिमी के ऊपर, नाइट विजन टेक्नोलॉजी हो, ये सब हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स। एंड अगर जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा हम ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे एंड उतने ही ज्यादा हम वहां पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को ला सकेंगे, ठीक है। नाउ क्या क्या इसमें लेक्यूने हैं, ओके, एक तो है डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस, मैंने आपको बताया मल्टीपल फोर्सेस सेम उसमें काम कर रही हैं, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग हो रखी है, ठीक है। अब ये क्या है, क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, सबका सोर्स कॉमन है, एंड क्या करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हो रहा है, डिसीजन मेकिंग ठीक बिल्कुल नहीं है वहां पे, ठीक है। ये बहुत सारी इश्यूज है जो वहां पर अभी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब एट प्रेजेंट अगर मैं आपको कहूं तो अभी आप देखोगे कि BIM यहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, यहां पर बॉर्डर आउटपोस्ट, ऑपरेटिंग बेसिस, सो दैट इन कंट्री के साथ हम अपने जितने बॉर्डर्स हैं सिक्योर कर सकें। एंड रिसेंटली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप सबको पता है बजट में आया था, जिसके थ्रू वहां पर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन, चाइनीज की जो मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट है उसको काउंटर करने के लिए किया गया है, सो दैट यहां पर जो बॉर्डर्स हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो एंड लोग वहां से माइग्रेट ना हो। एंड लोग वहां पे क्योंकि माइग्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे उनको लगता है कि बॉर्डर्स पे वो इनसिक्योर हैं। नाउ दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रॉडर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि वेस्टर्न रीजन्स के लिए 7th 5 ईयर प्लान में लाया गया था, एंड बॉर्डर की पॉपुलेशन जो है उनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। ये उससे कुछ हटके होगा। ओके, स्मार्ट फेंसिंग, आप सबको पता है स्मार्ट फेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया, जिसके थ्रू लेजर, अलार्म्स, सोनार्स, रेडार्स, कंट्रोल सिस्टम, QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, ये सब हम देखते हैं, फाइबर ऑप्टिकल, इन सबको सर्विलियंस डिवाइसेस को वहां पर लगाया गया, सो दैट एक स्मार्ट फेंसिंग हो जाए वहां पे, ठीक है। एंड जिसके लिए पूरा काम कौन कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता होगा, अगर आप सारे नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख वगैरह रीजन सिक्किम में गए होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे BRO बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। ओके, अब कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। अब हमारे पास शोर है अराउंड 7500 किलोमीटर्स का, ठीक है। हमें पता है कि कोस्टल रीजन्स में यहाँ पर इंडियन नेवी या तो काम कर रही है या इंडियन कोस्ट गार्ड काम कर रही है, ये दो ही काम कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरला, जैसे अभी बीपर जो आया हुआ है साइक्लोन, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर काम होगा उनका, ठीक है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन्स हैं ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आइलैंड पे क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, स्मगलिंग आपको देखने की मिलेगी, गुड्स का यहाँ पर इंटरमीडिएट, यहाँ पे गुड्स थ्रू सी रूट्स के थ्रू आ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लोजिव आपको देखने को मिलेंगे, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, नारकोटिक्स हो गया, आर्म्स, एम्यूनेशन, ये सब आपको थ्रेट्स मिलेंगे ऑन द कोस्टल रीजन्स। डन।
अब जो स्मगलिंग है, अगर आप देखोगे कि देखने को मिलती है हमें महाराष्ट्र में 1993 के सीरियल ब्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी सी के थ्रू घुसे। उसके बाद हमने 26/11 देखा, सबसे तगड़ा था कि भाई 26/11 में किस तरीके से लोग यहाँ पर वाटर उसमें क्या हुआ था, सी के थ्रू ही घुसते हैं एंड उसके बाद अटैक करते हैं एंड उसके बाद लास्ट में वहां पर एनएसजी आती है। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था एनएसजी का रूल, ठीक है। अब थ्रेट्स क्या क्या है वहां पे, पायरेसी का थ्रेट रहता है, ठीक है, यहाँ पर मैरीटाइम टेररिज्म का रहता है, ट्रैफिक स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग। आप कितनी बार देखते हैं कि यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स में कितनी बार जो कस्टम्स है, कस्टम डिपार्टमेंट गोल्ड को पकड़ता है लगातार, ठीक है। इलीगल माइग्रेशन, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होने के बहुत चांसेस हैं बिकॉज इंडिया ने तो अभी वो ट्रीटी भी साइन नहीं कर रखी है, ठीक है। एंड अच्छी बात है बिकॉज अदरवाइज हमें उनको एंटरटेन भी करना पड़ेगा। सेम केस म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स वाले इशू में हुआ था। द स्ट्रिंग ऑफ फिशरमैन इशू, आप देखते हैं लगातार श्रीलंका के साथ फिशरमैन इशू रहा है हमारे पास, ठीक है, तमिलनाडु वाले पार्ट में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कन्वेंशनल से यहाँ पर एक थ्रेट्स हैं जो हम फेस करते हैं। वाई वल्नरेबल, एक तो ठीक है, इंडियन कोस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय टोपोग्राफीज, कहीं पे क्रीक्स हैं गुजरात वाले पार्ट में, कहीं कहीं पे लेगून्स हैं, एस्चुरीज हैं, ठीक है, कहीं पे बीच हैं, कहीं पर सैंड बार्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर बने हुए हैं हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्या हमारे अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पे कई बार इनकी फिजिकल क्लोजनेस है हमारे कोस्ट के साथ, तो हम देखते हैं श्रीलंका के साथ फिशरमैन इशू लगातार रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारे पास सर क्रीक वाले रीजन में इशू रहता है। बांग्लादेश वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अभी मैंने पढ़ा तीस्ता रिवर, फेनी रिवर डिस्प्यूट्स रहते हैं, ठीक है। हमारे पास अनसेटल्ड मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं जिसके कारण हमारे पास एक सिक्योरिटी थ्रेट तो अपने आप में ही रहता है। एंड जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम, वो हमारी डिलिनिएटेड भी नहीं है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग क्लेम्स। आप सबको पता है कि इस रीजन में ये सर क्रीक है, इसके नीचे गोडी क्रीक है। अब इन क्रीक में पाकिस्तान कहता है ये हमारा भी रीजन है, इंडिया कहता है ये हमारा भी रीजन है। सेम श्रीलंका वाले रीजन में अगर हम कहूं बीच में, ठीक है, तो यहां पर भी इशू रहते हैं। तो ओवरलैपिंग क्लेम्स भी हैं कई जगहों पे जिसके कारण भी एक इशू आता है। देन और कौन से इशू हैं, कोऑपरेटिव मैकेनिज्म नहीं है, लैक ऑफ कोऑपरेटिव। अब कौन कौन से काम कर रहे हैं वहां पर, एक तो नेवी काम कर रही है, एक कोस्ट गार्ड काम कर रही है, एक मेरीन पुलिस काम कर रही है, ठीक है। अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ ओवरलैप, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, भाई ब्यूरोक्रेटिक पावर स्ट्रगल जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ यहाँ पे जगह पे क्या कहते हैं जो स्टेट्स हैं यहाँ पे प्राइवेट एक्टर्स की तरह रूल कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, इस कारण प्रॉब्लम आ रही है। लैक ऑफ सर्विलेंस मैकेनिज्म, हमारे पास कोस्टल पे रडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम ये प्रॉपर नहीं है जिसके कारण हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है कि वहां पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, इंटरसेप्टर बूट्स नहीं है हमारे पास, वहां पे मैन पावर की बहुत कमी है जिसके कारण हम देखते हैं कि वहां पर ये इश्यूज चलते हैं। ओके, लैक ऑफ सूटेबल ट्रेनिंग इन काउंटर टेररिज्म, भाई आप किसी रीजन में चले गए मान लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अगर आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई तो आप उस चीज को टैकल डाउन नहीं कर सकते। भाई हमारी मेरीन पुलिस वहां पर है तो, बट उसको उस तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, वो उसके पास नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर एग्जिस्टिंग नेवल एसेट्स, भाई जो नेवल एसेट्स हैं अभी एट प्रेजेंट उनके लिए प्रॉपर जो है यहाँ पर ऑपरेशनल मैकेनिज्म नहीं है, वो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके पास मैन पावर की आएगी कि मैन पावर आपके पास नहीं है। एंड अगर आपके पास कोस्ट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, प्रॉपर मैन पावर नहीं हुई, तो क्वाइट ऑब्वियस आपके लिए इश्यू होगा। ऑल्दो इस वाले पार्ट्स में अब धीरे धीरे करके मैंने आपको बताया जैसे इसरो भी हेल्प करना चाह रही है, एनटीआरओ भी हेल्प करना चाह रही है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि सर्विलेंस मैकेनिज्म को यहाँ पर और अच्छा किया जाए, कोस्टल एरियाज को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, सेंसर्स बढ़ाए जाए, रडार सिस्टम बढ़ाया जाए, जो भी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए एंड एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म जो है वो लेकर आया जाए। बिकॉज आप बॉर्डर एरियाज पे भी आपको ये देखने को मिला था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं। एंड ओवरलैपिंग ऑफ इंटेलिजेंस हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग ऑफ इंटेलिजेंस होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। बिकॉज कोस्टल एरियाज में आप सबने पढ़ा
फिशरमैन इशू बहुत बड़ा है, गोल्ड स्मगलिंग का इशू बहुत बड़ा है, कस्टम्स को यहाँ पर डीआरआई जो कस्टम की इंटेलिजेंस है उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है यहाँ पर, तभी आप उसको हैंडल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जीएनपीटी के थ्रू, आप पोर्ट के थ्रू आप देखते हैं कई बार यहाँ पर स्मगलिंग करते हुए यहाँ पर पकड़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं माइरीन पायरेसी का केस बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, टेररिज्म का यहाँ पे बहुत चलता है, ड्रग्स का इश्यूज बहुत चलते हैं। ये हमने सारे के सारे इश्यूज हमने देखे। तो हमने देखा कि किस किस तरीके से बॉर्डर एरियाज पे कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे पास, किस किस तरीके से हमने देखा कोस्टल एरियाज में किस किस तरीके से इश्यूज हैं, एंड हमने इनको करंट अफेयर्स के साथ अपने कनेक्ट भी किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लगातार अपना कोस्ट गार्ड एक्ट भी लेकर आ चुकी है, जिसको 4th आर्म्ड फोर्स कहा गया है। ठीक है, जो हमारे जितने भी मैरीटाइम जोन्स हैं, मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, उनकी सबकी सिक्योरिटी करेगी। 3 तो आपने पढ़ लिए थे, ये चौथा है। उसके बाद मैरीन पुलिस फोर्स जो है ये स्पेशली 2005 में लॉन्च की गई। एंड अभी ये सवाल उठ रहा है कि भाई इनको और इनकी ट्रेनिंग को बीफ्ड अप किया जाए, सो दैट इनकी ट्रेनिंग बीफ्ड अप होगी तो क्वाइट ऑब्वियस से और सिक्योर कर पाएंगे। एंड मैंडेटेड टू द टेरिटोरियल वाटर, आपको पता है 12 नॉटिकल माइल में हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है, उसकी सिक्योरिटी की जाए। मल्टी लेयर सर्विलियंस जो है यहाँ पे वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सर्विलियंस नहीं हुआ अगर मल्टी लेयर, नेवी का होगा, कोस्ट गार्ड का होगा, पुलिस का होगा, उसके बाद कस्टम्स का होगा, इन सब को वहां पर मिलके काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था मुंबई का टेररिस्ट अटैक, आपने सबको पता है कि बहुत ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिसने यहाँ पे सिक्योरिटी को एक यहाँ पर एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से सी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि लगातार पोर्ट्स, सागरमाला अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वही जैसे बॉर्डर्स एरिया पे आपने वाइब्रेंट विलेज का पढ़ा था, कोस्टल की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, सेम लाइक अ वाइब्रेंट विलेज। एंड उसके बाद सजेशन दिया जा रहा है जो कोस्ट गार्ड है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जुरिडिक्शन के अंतर्गत है, भाई उसको आप गृह मंत्रालय के अंदर ला दो, नेशनल मैरीटाइम पुलिस के नाम देकर। अभी एट प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्ट्री उसको टैकल डाउन कर रही है, तो ये प्रपोजल भी दिया गया कि भाई उसको मैरीटाइम पुलिस के नाम तौर पर देके गृह मंत्रालय के अंदर ला दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं सजेशंस मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या क्या सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरीके से 4th आर्म्ड फोर्स जो है यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ये निकल कर आती है, जो कि सेफ गार्ड कर रही है। मेरीन पुलिस का काम हो गया यहाँ पर, मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूं तो जितने भी नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गई या कस्टम्स हो गए, इन सबको यहाँ पर मिलके काम करना पड़ेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमने बॉर्डर रीजन्स में देखा था। ठीक है, जहां पर वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट, जितना वहां पर आपके जो बॉर्डर्स होंगे, आपकी कोस्टल रीजन्स होंगे, सिक्योर होंगे, उतना ही ज्यादा वहां पे रिक्यूपरेशन पावर बढ़ जाएगी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, हमारी या फिर कोस्टल गार्ड की। एंड जो ये सजेशन है, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि जो कोस्ट गार्ड है उसको जो अभी गृह मंत्रालय के अंदर लाया जाए नेशनल मैरीटाइम पुलिस के नाम से। अभी वो डिफेंस मिनिस्ट्री उसको संभाल रही है। तो आई होप यहाँ पर आपको आज का सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा टेररिज्म का टॉपिक बचा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का इशू बचा हुआ है, एंड इसके अलावा अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर के अलावा आफ्स्पा बचा हुआ है। ये सब भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप सबको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to everyone.